वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स जो चैप्टर है इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज में टोटल ये 5 क्वेश्चंस हैं। वैसे मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में से ना आपका 10 नंबर का पेपर आना है। 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक MCQs आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। मीन्स के 10 से 11 नंबर का जो पेपर है इस चैप्टर में से आएगा आपका। तो क्योंकि इस दफ़ा पैक्टा ने ना आप बुक के एंड पे देखिएगा, पेयरिंग स्कीम भी बताई है और एक मॉडल पेपर भी आप लोगों के आसानी के लिए कि पेपर किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने MCQs होंगे, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने भी इस पे एक सेपरेट वीडियो डिटेल से बना दी है जिसमें सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि नया जो भी लेक्चर आता है ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को। 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपको करवाऊंगी। बुक पे ही सारे आंसर्स मौजूद हैं, बुक से ही आपको मार्क करवा दूंगी। अच्छा, जो पहला हमारा क्वेश्चन है ना 10.1, वाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन। ब्रिज क्या होते हैं? पुलों की बात हो रही है। जो पुल वगैरह बने होते हैं, आपने अक्सर सड़कों पे पुल वगैरह देखे होंगे, या जो दरिया वगैरह होते हैं उसके ऊपर पुल बने होते हैं ना, जिनको ब्रिज कहते हैं। वाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन। अब इसमें यह कहा गया है कि जो ब्रिजेस होते हैं ना, इनमें एक्सपेंशन जो होती है इनके जॉइंट्स बट गिलास जार विद मेटल लिड्स डू नॉट। यानी कि ब्रिजेस में एक्सपेंशन जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों होती है लेकिन मेटल में नहीं होती। जो ग्लास जार मेटल्स होती हैं ना, ढक्कन वाली जो मेटल होती हैं उन ग्लास जार कहते हैं ना, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता। इवन लिड की बात हो रही है ना, ढक्कन, लिड ढक्कन को कहते हैं। इवन दो बोथ एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंजेस, हालांकि दोनों में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर की तब्दीली से दोनों गुजरते हैं। डिस्कस इन टर्म ऑफ द नेचर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की नेचर के मुताबिक इसका जवाब दें। तो इसका जवाब बुक पर मौजूद है पेज नंबर 6 पर। अगेन बताती हूँ कि सवाल में क्या कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन समझ आ जाए ना तो फिर आंसर याद करना बहुत आसान हो जाता है। कि जो ब्रिज होते हैं ना, इनमें एक्सपेंशन होती है। इनके जो फैलाव होता है ना, एक्सपेंशन फैलाव को कहते हैं। ब्रिजों में जो एक्सपेंशन होती है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, जबकि जो मेटल के ढक्कन वाले शीशे के जार होते हैं ना उनमें ज़रूरत नहीं होती, जबकि टेम्परेचर तो दोनों का बदलता है। लेकिन फिर ऐसा फ़र्क क्यों है? तो थर्मल एक्सपेंशन की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 6 पर है। तो पेज नंबर 6 पर ये जो टॉपिक है ना ब्रिजेस वाला, ये और मेटल लिड ऑन जार्स, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये आंसर करना है आपने। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स। जो पुल होते हैं ना, ब्रिज होते हैं, इनमें छोटे से छोटे छोटे खिला रखे जाते हैं, कॉल्ड एक्सपेंशन, जिन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहा जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट्स कहा जाता है। डेट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर। जो किस चीज़ को अलाउ करते हैं? ये जो इसके अंदर बनाए जाते हैं ना, फैल जो एक्सपेंशन के अंदर जोड़ जिनको कहा जाता है, ये जो जोड़ होते हैं ना, ये क्या करते हैं? गर्म मौसम में फैलने और सर्द मौसम में इनको सिकुड़ने में मदद देते हैं ताकि इनके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट। हॉट में क्या करते हैं? उसको एक्सपैंड कर देते हैं, सर्दियों में उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि सिकुड़ा देते हैं विदाउट ब्रेकिंग, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, उसके स्ट्रक्चर को तोड़े बगैर। गर्मी में जो लोहा होता है, कंक्रीट जो होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, इस वजह से उनके दरमियान गैप्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। और दूसरा मेटल लिड्स ऑन जार्स, जार के जो ढक्कन होती है ना मेटल के, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट। व्हेन अ मेटल लिड इज स्टक ऑन अ गिलास जार। जब किसी शीशे के जार का जो ढक्कन होता है ना वो ज़्यादा सख्त हो जाए, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली। क्या होता है कि जब वो ज़्यादा सख्त हो जाए और ना खुले तो उसे गर्म पानी के नीचे रखा जाता है, तो हीट की वजह से ना वो फैल जाता है। मेक इट ईजियर टू ओपन, और उसको खोलना जो है वो आसान हो जाता है। जब ढक्कन फंस जाता है ना तो गर्म पानी मेटल को एक्सपैंड करता है जिससे वो ढीला हो जाता है और वो आसानी से खुल जाता है। तो बेसिकली यही इस क्वेश्चन के अंदर भी रीज़न आपने बतानी है। तो इन दोनों केसेस में थर्मल एक्सपेंशन की जो रीज़न है वो आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 6 पर।
अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10.2, इफ़ टू लिक्विड्स आर हीटेड अंडर सेम कंडीशंस। जब दो लिक्विड्स को एक जैसी कंडीशंस में गर्म किया जाए बट वन ऑफ देम हीट अप फास्टर, अब उनमें से एक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जल्दी गर्म हो जाता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो ये क्या ज़ाहिर करता है अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ये क्या बताता है कि जबकि दोनों लिक्विड्स को एक ही कंडीशन पर गर्म किया जा रहा है लेकिन एक ज़्यादा जल्दी और पहले गर्म हो जाता है, दूसरा नहीं जो गर्म हो जाता है, वो क्या ज़ाहिर करता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ बता रही है। इसका आंसर पेज नंबर 8 पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स है इसके अंदर आंसर मौजूद था, लेकिन मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं थी जो आंसर में पूछा गया था, तो मैंने ना सिंपल और आसान वर्डिंग के अंदर इसको लिखा है। आप भी इस तरह से इसको लिख लेंगे। द लिक्विड डैट हीट्स अप क्विकली एज अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो गया वो ये बताता है कि उसकी क्या है, लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस हीट, क्योंकि उसको कम हीट चाहिए टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन ये था ना आपका कि जब दो लिक्विड्स को एक जैसी कंडीशंस में गर्म किया जाता है तो एक जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ ज़ाहिर करती है। तो आप ये बताएंगे द लिक्विड डैट हीट अप क्विकली, कि जो लिक्विड है यानी कि माया जल्दी गर्म हो जाता है, हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है। क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स, क्योंकि उसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेस हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि उसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, कम हीट की ज़रूरत होती है। यहाँ से यहाँ तक जस्ट इसका ये आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 10.3 क्वेश्चन, वाई डज अ लिक्विड एवोपोरेट फास्टर द एयर इज़ ड्राई। लिक्विड जो है ये ज़्यादा तेज़ी से एवोपोरेट क्यों हो जाता है जब हवा खुश्क हो, यानी कि खुश्क हवा में जो लिक्विड है वो ज़्यादा तेज़ी से एवोपोरेट क्यों होता है। इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 11 पर। तो पेज नंबर 11 पर ये जो टॉपिक है ना, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर हाई ह्यूमिडिटी हो, यानी कि अगर एयर जो है वो ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर हो, एवोपोरेशन स्लो डाउन, तो वहाँ पे एवोपोरेशन जो है यानी कि हवा में ज़्यादा नमी हो, हाई ह्यूमिडिटी का मतलब ज़्यादा नमी हो, तो वहाँ पे एवोपोरेशन जो है वो स्लो हो जाती है। बट इन ड्राई एयर, लेकिन जब खुश्क हवा होती है ना जिसके अंदर लो ह्यूमिडिटी होती है यानी कि नमी कम होती है, द प्रोसेस अकर मोर रैपिडली, तो यही प्रोसेस जो होता है ना एवोपोरेशन का बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। बिकॉज द एयर कैन एब्सॉर्ब मोर वाटर वेपर्स, क्योंकि हवा जो है ना वो क्या कर लेती है, ज़्यादा जज्ब कर लेती है वाटर वेपर्स को। ठीक है, यानी कि मज़ीद पानी के बुखारात जो हैं वो उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं। ये इसका आंसर है, सिंपल सा। तो यहाँ से यहाँ तक ये आंसर आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे। मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊँ, इसमें क्या होता है कि जब ड्राई एयर होती है ना तो कैपेसिटी टू होल्ड वेपर, ड्राई एयर के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है, और जो ज़्यादा नमी वाली हवा होती है ना उसके अंदर कम कैपेसिटी होती है और वो उसमें स्लो होती है एवोपोरेशन, और जो ड्राई एयर होती है उसके अंदर एवोपोरेशन फास्ट होती है। इसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन 10.4 है, व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट्स, जब बर्फ़ का एक टुकड़ा पिघलता है, द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, इवन दो हीट इज़ सप्लाइड, यहाँ तक कि उसको जो हीट है वो तो सप्लाई की जा रही होती है। व्हेन डज द एनर्जी गो एंड वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट इन फेस चेंज, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है और वो फेस चेंजेस में क्यों अहम होती है, यानी कि उसकी हालत की तब्दीली के लिए क्यों अहम होती है। जब बर्फ़ का एक टुकड़ा पिघलता है तो हीट मिलने पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों होता है, वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है और वो उसकी फेस चेंजेस के लिए क्यों अहम होती है। इसका आंसर पेज नंबर 13 पर है। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो उसको हीट मिलती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन क्यों होता है इस तरह, और वो जो एनर्जी होती है फिर वो कहाँ जाती है और वो किस तरह उसकी हालत को तब्दील करती है। तो यहाँ पे आप इसका जो पैराग्राफ है ना ये वाला कांस्टेंट के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। सॉलिड की जगह पे आपने आइस लिख लेना है। व्हेन अ आइस मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड, जब बर्फ़ जो है ये मेल्ट होती है सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि
आप आइस लिख लेंगे। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड इट एब्सॉर्ब हीट, तो ये हीट को एब्सॉर्ब कर लेती है विदाउट राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वही बात जो क्वेश्चन के अंदर थी कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आती, नहीं बढ़ता टेम्परेचर। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक, तो वो हीट कहाँ जाती है, यही क्वेश्चन था ना कि वो हीट कहाँ इस्तेमाल होती है। दिस हीट इज़ यूज टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो हीट कहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है, वो हीट जो होती है इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो आइस है ना उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अलाउइंग देम टू मूव मोर फ्रीली एज अ लिक्विड, और वो उनको अलाउ करती है कि वो लिक्विड के तौर पर ज़्यादा तेज़ी से फास्टली मूव करें। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आती, वो सेम रहता है अनटिल द एंटायर आइस हैज़ मेल्टेड। आइस लिख लें, सॉलिड लिख लें, जब तक वो पूरी बर्फ़ है वो मेल्ट ना हो जाए टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बेसिकली वो जो हीट होती है वो कहाँ पे यूज़ हो रही होती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पेज नंबर 13 पर। इसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 10.5 है। वाई डू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स सैग, सैग का मतलब होता है ढीली हो जाना। इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें जिनमें से करंट पास कर रहा होता है ना, ट्रांसमिशन हो रही होती है करंट की यानी कि पासिंग जो हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई हो रही होती है, तो वायर सैग, वो जो कुछ वायर्स होती हैं वो ढीली क्यों हो जाती हैं इन समर, गर्मियों में, एंड टाइटन इन विंटर, और सर्दियों में वो टाइट क्यों हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने क्वेश्चन के अंदर से ये आंसर बताना है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर सैग इन समर, यानी कि गर्मियों में ढीली हो जाती हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हीटअप होती हैं तो फैल जाती हैं, इस वजह से वो ढीली हो जाती हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। मैंने ना इसी पेज के ऊपर लास्ट पेज का आंसर लिख दिया, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। और वो विंटर में टाइट क्यों हो जाती हैं, ड्यू टू थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमने टॉपिक 1.1 में भी पढ़ा है कि जब मादा ठंडा होता है ना तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी लॉस कर देते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी कि सिकुड़ाव पैदा हो जाता है, उनमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। जब वो हीट अप होते हैं तो फैल जाते हैं, उनमें थर्मल एक्सपेंशन यानी कि एक्सपैंड हो जाते हैं। तो उससे इसका आंसर यही है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स सैग इन समर, समर में वो ढीली हो जाती हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, एंड टाइटन इन विंटर ड्यू टू थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है थर्मल, और फिर कॉन्ट्रैक्शन मैंने आगे लिख दिया CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।